जय हिंद बच्चों। तो आज फिर से आपका एक एफएसटी ऑनलाइन टेस्ट था जिसका डिस्कशन हम लोग आज कराने आए हैं। और आपको पता है कि कोई भी यूट्यूब का सेशन जो भी शुरू होता है वो सिंह सर की एक मुहिम के साथ होता है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसके तहत हम लोग एफएसटी ऑनलाइन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आज हुआ है। मैं आपको 91 टू 120 तक क्वेश्चंस आपको कराने आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं गवाते। पहला लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ईच नोड से एक पत्ती निकल रही है तो इसे हम अल्टरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्टरनेट। अगर मैं आपसे कहूं ईच नोड से अगर पेयर ऑफ लीव्स निकल रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आपका ऑपोजिट। और एक नोड से कई सारी लीव्स निकल रही हैं, दो से ज्यादा लीव्स निकल रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। ठीक। तो आपको ये पूछ रहा है कि पेयर ऑफ लीव्स अराइज हो रही है ईच नोड से, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी। और ऑपोजिट फिलोटैक्सी का एग्जाम्पल क्या होता है? वो एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। जबकि आप यहां पर देखिए जो वर्ल्ड फिलोटैक्सी है, वर्ल्ड फिलोटैक्सी है, उसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एलिस्टोनिया। क्या है बेटा? एलिस्टोनिया। उसके अलावा आपको यह बात पता होना चाहिए कि अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है। अल्टरनेट के एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? चलो, अल्टरनेट के एग्जाम्पल में आपके पास चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो आप यहां पर देखिए कैलोट्रोपिस और गुआवा में ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट, जबकि चाइना रोज में ऑल्टरनेट और एलिस्टोनिया में वर्ल्ड। है ना? तो आपके पास आंसर क्या हो गया? ए और बी। आंसर ए और बी बनेगा। 91 का थर्ड हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो, 92। 92 क्वेश्चन कह रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 और आपको मैच करना है उसके कैटेगरी ऑर्डर से। तो देखिए, आपको सबसे पहले वीट मिलेगा। वीट का ऑर्डर होता है पोएल्स। ए का क्या हो जाएगा? 4। और 4 यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, सिर्फ एक ऑप्शन सही आंसर मिल गया। मैंगो का भी देख लो। मैंगो का ऑर्डर होता है सैपिंडेल्स, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा और ह्यूमन का प्राइमेटा। आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड बनेगा। 93। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? कितनी मैचिंग इसमें सही है विद रेफरेंस टू 4 लिम्ब? और वो भी कितनी 4 लिम्ब? ये याद रखिएगा, 1 4 लिम्ब। अगर मैं 1 4 लिम्ब की बात करूं तो ह्यूमरस होगा, रेडियो होगा, अल्ना होगा, कार्पेल होंगे, मेटाकार्पेल होंगे एंड फेलेंजेस। तो ह्यूमरस आपके पास कितनी होगी? 1, रेडियो 1, एल्ना 1, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5 और फेलेंजेस 14। तो इस तरह से 14 5 19 और 8 27 और 3 30, 30 बोन पाई जाती हैं ईच 4 लिम्ब में। ठीक है। तो आप देखिए, ह्यूमरस 1 होती है, यस। रेडियो 3 नहीं होती, 1 होती है। अल्ना 1 होती है। कार्पेल, कार्पेल 7 नहीं 8 होती हैं। मेटाकार्पेल 5 सही है। इसका मतलब ए सी डी, ए सी ई मतलब 3 यहां पर मैचिंग सही है। 93 का थर्ड हो जाना है बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो, 93 का सेकेंड, सॉरी। तीन मतलब ऑप्शन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट इक्वेशन फॉर आरक्यू। रेस्पिरेटरी क्वॉशिएंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने का प्रोसेस है, जिसमें हम बात करते हैं कितनी CO2 इवॉल्व हुई और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। पहला ही बात सही है। और आपको पता है कि ये आरक्यू वैल्यू जो है वो 1 होती है किसके लिए? लेस देन 1 होती है किसके लिए?
और आपसे कहा जाए मोर देन वन किसके लिए, तो मोर देन वन किसके लिए, तो ऑर्गेनिक एसिड, लेस देन वन किसके लिए, तो आप कहोगे प्रोटीन और फैट, जबकि वन होगी कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगला 95 एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, लिखा हुआ इन रेप्लिकेशन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DNTP सर्व्स एज डुअल पर्पस। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आपको एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आपको देगा DNMP और प्लस एनर्जी। तो कह रहे हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट रेप्लिकेशन डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, जो देगा आपको पहले न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के लिए, और जो बॉन्ड टूटेगा उससे एनर्जी यूज करेगा, एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब असर्शन सही, रीजन सही और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर आपका 95 का 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जिनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में अंतर दिखाई देता है नॉर्मल यू बैक्टीरिया से। तो हेलोफाइल सॉल्टी एरिया में, हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में, और मिथानोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट एंड मार्शी एरिया में पाए जाने वाले सारे ये जो टाइप हैं वो आर्की बैक्टीरिया के ही टाइप हैं। 97, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग इसमें सही है। आइसोगैमस मोटाइल ग्रीन एल्गी यूलोथ्रिक्स सही है, आइसोगैमस नॉन मोटाइल यूडोरिना गलत है, ये आइसोगैमस नहीं होता, एन आइसोगैमस होता है। फिर लिखा आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा, ये सही है, एन आइसोगैमस यूडोरिना होता है, ये सही है, और ऊगैमस टाइप का पोरफायरा लिखा हुआ, क्योंकि सारे रेड एल्गी ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन करेंगे, चाहे जेलिडियम हो, ग्राइसिलेरिया हो, पोरफायरा हो या पॉलीसाइफोनिया हो। इसमें से 4 मैचिंग ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। 98, विच इज करेक्ट मैचिंग सेट। तो करेक्ट मैचिंग आपको उसके कॉमन नेम से करनी है बेटा। ब्रिटल स्टार आप ऑफ्यूरा को बोलोगे, ब्रिटल स्टार ऑफ्यूरा। सी हेयर आप किसे बोल सकते हो, तो आप सी हेयर बोल सकते हो एप्लाइसिया को, क्योंकि ए का 4 आप देखिए यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, आपके एक ही मैचिंग से जवाब बन जाएगा सी हेयर एप्लाइसिया थर्ड, पर्ल ऑयस्टर पिंकटाडा और सी अर्चिन एकाइनस होगा। आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 99 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है कि प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो आप देखिए कि वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कौन से हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज करता है प्लांट। तो वो 2 स्ट्रक्चर हैं, पहला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमेटा और दूसरा स्ट्रक्चर है लेंटिसेल। क्या है बेटा, लेंटिसेल। तो जवाब आपके पास ये हो जाएगा। क्यूटिकल आपके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, हाइडेथोड्स भी नहीं है। 99 के बाद 100, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय। भैया हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको न्यूरल और इम्यून सिस्टम को वेल मेंटेन रखना पड़ेगा। कहते हैं हेल्थ कैसे अफेक्ट की जा सकती है, अफेक्ट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट हो सकती है, इन्फेक्शन से होती है, लाइफ स्टाइल से भी हो जाएगी। 100 का आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 101, आप इस फोटो को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर है। क्या है बेटा, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर है। इसमें एजिटेशन सिस्टम दिख रहा है, कर्व्ड आपको बेस दिख रहा है, प्रॉपर मिक्सिंग होती रहेगी। फोर्थ जो आपके फोम कंट्रोलर भी है, एसिड बेस कंट्रोलर भी है, हर तरह की चीजें इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन स्पार्क स्टर्ड को आप कैसे पहचानोगे, तो वहां पर ऑक्सीजन बबल देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन बबल जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं।
क्या करते हैं, सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेटा, है ना। तो आपसे ये बात करी जाए तो सिंपल स्टर्ड की बात सही है इस फोटो को लेकर। ये बायोगैस प्लांट नहीं है, ना फर्मेंटेशन प्लांट है। अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आप देखिए करना है, करेक्ट मैच पहचानिए। सबसे पहले हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में आपके पास जो फ्लोरल पार्ट है वो लोअर से निकलेंगे और उसके रिस्पेक्ट में ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। एपिगाइनस, एपिगाइनस में फ्लोरल पार्ट ऊपर है और ओवरी नीचे है, इंफीरियर हो जाएगा फर्स्ट। पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी, रोज प्लम पीच एग्जाम्पल होंगे। और आपके पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में आपको एक कॉमन एक्सिस दिखाई देगी जिसे हम रेचेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेचेस। तो ये आपके पास 4 हो गया। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आंसर आपका फर्स्ट सही दिख रहा है। 102 का सेकेंड आपको दिख रहा होगा, 102 का फर्स्ट, सॉरी 102 का फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। अगला लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रो थ्रू बर्थ एंड आई माइग्रेशन एंड डिक्लाइन थ्रू डेथ और ई माइग्रेशन। बिल्कुल बात सही है। पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो बर्थ रेट आपके पास और इमिग्रेशन ज्यादा होना चाहिए, अगर कम करना है तो डेथ और एमिग्रेशन ज्यादा होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा था नेचर ऑफ इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन हैबिटेट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरैक्ट इन मैनी वेज। भाई आप अर्थ पर देखोगे कोई भी स्पीसीज आपकी सिंगल नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से किसी अदर स्पीसीज से क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 103 का क्या हो जाना है बेटा, 4 हो जाना है। अगला क्वेश्चन 104 है। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच में सैक्रेड ग्रुप इन सीटू कंजर्वेशन ठीक है। अर्थ समिट टोक्यो में नहीं हुआ, गलत। ईयर ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, गलत, हालांकि ईयर ठीक है। सीड बैंक इन सीटू कंजर्वेशन है। तो आपके पास नहीं, सीड बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो आपके सही जवाब आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट सही जवाब हो गया। मैं ये कह रहा हूं ये ओवरऑल गलत हो गया ना, एक बात जगह गलत है। 104 का फर्स्ट। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ हाउ मेनी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, और वो भी करेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए, कॉकरोच के लिए। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट, बनी होती है आपके पास स्टर्नाइट, टर्गाइट और प्लूरा से। आपस में ये सारी वॉल्स जुड़ी होती हैं ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन से। बॉडी इज सेगमेंटेड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, बिल्कुल सही बात है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। मैक्सिला इज अ माउथ पार्ट, बिल्कुल सही बात है, सेंसरी पल्प देखने को मिलेंगे, फूड को मैंडिबल तक ले जाएंगे। सेवंथ स्टर्नम ऑफ फीमेल कॉकरोच इज बोट शेप्ड। इसकी सारी बातें सही हैं, आंसर फर्स्ट बनेगा, आंसर फर्स्ट बनेगा, चारों बातें सही है बेटा। अगला 106 लिखा हुआ है डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइटस। बिल्कुल सही बात है, डेट्राइटस में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसका हमें डिकम्पोजिशन करना है, वो चाहे प्लांट का कोई डेड पार्ट हो, एनिमल्स का डेड पार्ट हो, इवन फीकल मैटर हो। फिर लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेस डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड वर्नलाइजेशन लिख दिया है। नो, वर्नलाइजेशन तो चिलिंग ट्रीटमेंट होता है, आप यहां पर मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन, मिलते जुलते शब्दों से सावधान। तो आपके पास एक स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, इस तरह से आंसर 106 का सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मीजोसोम एंड प्रोकैरियोट एंड क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलैरिटी है, तो दे इंक्रीज सरफेस एरिया सही है, हेल्प इन रेस्पिरेशन ये भी सही है, होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट नहीं,
फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट है, तो ए, बी और डी होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 107 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108 लिखा हुआ, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन continuous cell pollination shows stable trait inheritance and expression of several generation। भाई ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम उसे ही कहेंगे जिसमें हम कई जनरेशन तक सेल्फिंग कराएं और स्टेबल ट्रेट मिले, तो वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। ये भी बिल्कुल बात सही है कि भैया जीन आपके पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है, स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट कहलाता है जो पर्टिकुलर ट्रेट या करेक्टर के लिए जिम्मेदार है। तो दोनों बातें आपकी सही, आंसर 4। आंसर क्या बनेगा बेटा? 4। अगला 109 which one of the following is true is the incorrect match। इनकरेक्ट मैच, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन में होती है, ठीक है। कोडोमिनेंस AB ब्लड ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक करेक्टर लोगे, हाइट ले सकते हो, ये भी ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9 फिनोटाइप नहीं मिलते, 4 फिनोटाइप मिलते हैं, और वो फिनोटाइप कौन से हैं? एक है उसमें राउंड येलो, एक है आपके पास रिंकल्ड येलो, एक है आपके पास राउंड ग्रीन, एक हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। क्या हो जाएगा बेटा? रिंकल्ड ग्रीन। तो आपके पास आंसर 4 हो गया 109 का। अगला 110 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बिल्कुल बात सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डॉगमा? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। फिर लगा द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, पहली बात ही गलत हो गई। ये डीएनए पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव आपके पास, फिर तो बात ही गलत हो गई ना। तो एक स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा बेटा 1111। चलिए देखते हैं। लिखा हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच निकालना है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है, कई महीनों में मेगा प्रोजेक्ट है, टाइम ज्यादा लगा, पैसे बहुत ज्यादा लगे, एक्सटेंट मतलब जो डेटा था वो बहुत ज्यादा था। फिर लिखा HGP लॉन्च इन 1990, बिल्कुल 2003 में खत्म होना था, एक्सटेंड होकर 2006 तक गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देने वाले एलेक्स जेफरी हैं। तीनों बातें सही हैं, आंसर आपका 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। बिल्कुल सही बात। 23S RNA इन अ बैक्टीरिया, इन एंजाइम को राइबोजाइम कहते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां पर गलत। ये जो आपके पास राइबोजाइम है पेप्टाइड बॉन्ड को कैटालाइज करता है। फिर लिखा है ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्टिंग कोडॉन, AUG एंड स्टॉपिंग कोडॉन एंड कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, आप देखिए कि mRNA से प्रोटीन बनाना है तो AUG से और आपके पास कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन के बीच में ही आपके पास क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। बाकी सब UTR रीजन होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? UTR रीजन होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो 5' रीजन पर भी पाए जाते हैं और 3' पर। ये वाली बात सही है, एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। इस तरह से आंसर 112 का थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन 113, गौर से देखिए, फिर से स्टेटमेंट आएगा 113 में, और 113 आपके पास कह रहा है द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द mRNA। mRNA जो भी कोड देगा उसी के हिसाब से अमीनो एसिड अरेंज होंगे। ठीक बात है। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड राइबोसोम। बिल्कुल, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, आंसर आपका 4।
आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4। अगला क्वेश्चन 114 क्वेश्चन देखिए, आपको फोटो दिया हुआ है, डायग्राम है, करेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो, और पीक को शिफ्ट होते दिखाया हुआ वन डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट हो रही है, अगर एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट होगी तो बताइए डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन नहीं कहलाएगा, मीन वैल्यू सेलेक्ट होगी तो स्टेबलाइजिंग, है ना। और आपको पता है कि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो या राइट या लेफ्ट तो डायरेक्शनल, और दोनों आपके एंड वाली वैल्यू सेलेक्ट हो जाए तो डिसरप्टिव। ये डायरेक्शनल टाइप का नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। 114 का थर्ड। अगला 115 देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। लिखा हुआ है ऑल आर एक्सटिंक्ट एनिमल। पहली तो बात ये देखिए, ये भी डायनासोर है, ये भी डायनासोर है, ये भी डायनासोर है, लेकिन ये क्रोकोडाइल है। क्या बेटा, क्रोकोडाइल। तो सारे के सारे तो एक्सटिंक्ट नहीं हुए, गलत बात। पहला ये आपके पास क्या है, ट्राइसेराटॉप्स। दूसरा क्या है, ब्रैकियोसॉरस। ये वाला क्या है, टायरानोसॉरस। तो आप यहां पर ये देख लो कि सारे रेप्टाइल्स हैं, ये बात सही है। सारे डायनासोर्स हैं, ये भी बात गलत है। एक आपके पास क्रोकोडाइल। फिर लिखा दे ऑल आर इवॉल्व ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा। ना ना ना, सीनोजोइक नहीं, मीसोजोइक। मीसोजोइक एरा में आपके पर डिसअपियर हो गए। आप बोला जाता है कि भैया मीसोजोइक एरा में आए और अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो ये सडनली डिसअपियर हो गए। तो ये वाली बात गलत। आपको पूछ रहा है करेक्ट बात, और करेक्ट सिर्फ मुझे एक दिख रही है, और वो है बी। मतलब आंसर आपके पास 115 का 4 होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 116, it needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method। गौर देने वाली बात यह है कि सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और उसका यूज हमेशा किसी कंसल्टेशन और क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद से ही करना चाहिए, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का चुनाव। यह बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन करा लिया है, आपने ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी करा ली है, तो वो ब्लॉक कर देगा गैमीट के ट्रांसपोर्ट को, जिससे कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी ही रुक जाएगी। ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनना चाहिए। दोनों आंसर सही है बेटा। 117, अकॉर्डिंग टू the 2011 census report, the population growth rate was more than 2%। गलत, ये लेस देन 2% होगा। क्या होगा, लेस देन 2%। और ये 20 होगा, 20 इंडिविजुअल पर 1000 पर ईयर। ये वाली बात ही गलत हो गई। फिर लिखा सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है कि भैया अगर सक्सेसफुली अगर मैं इंप्लीमेंटेशन कर दूं आरसीएच के अनुसार जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की और मटेरियल सपोर्ट की। तो एक गलत दूसरा सही, इस तरह से आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड। 117 का आंसर बनेगा थर्ड। अगला क्वेश्चन 118, लिखा हुआ है कितनी मैचिंग मिलाना है। पिस्टिलेट फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि सिर्फ पिस्टिल होगी तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। सिर्फ स्टैमिन होगा, स्टैमिनेट, वो भी यूनिसेक्सुअल है। एंथ्राजोइड टाइप ऑफ गैमीट है, यस बिल्कुल टाइप ऑफ मेल गैमीट है। मेज आपको कैसा है, मोनोइसियस है, याद रखना, यस। और डायोसियस होगा आपके पास पपाया। ये मैचिंग बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्या आंसर आपके पास 118 का थर्ड बनेगा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट। मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन होगा, यस हो जाएगा।
पॉलिन मदर सेल मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक मेल गैमिटोफाइट नहीं कहलाता, ये तो फीमेल गैमिटोफाइट होता है। कैसा होता है? फीमेल गैमिटोफाइट। एग एपरेटस हैप्लॉइड है, गलत निकालना है तो आपके पास थर्ड बनेगा। और अगला क्वेश्चन है 120। क्वेश्चन गौर से देखिए। 120 क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक इंसेक्ट है, वो एक पॉलिनेशन कर रहा है। दोनों को फायदा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। दोनों को फायदा क्या मतलब? कहते हैं एक का पॉलिनेशन हो जा रहा है, दूसरे को कुछ खाने को मिल जा रहा है, एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटर, यस ये भी सही है। रिलेटेड विद कोएवोल्यूशन, यस कोएवोल्यूशन होगा। अगर ये दोनों सेम रिलेशनशिप में होंगे, पानी बेनिफिशियल में होंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते होंगे, तो कोएवोल्यूशन करना ही पड़ेगा। अगर एक इवॉल्व होगा दूसरे को भी करना पड़ेगा। ये मॉडिटरिन और फ्रिस का एग्जाम्पल नहीं है, याद रखिएगा। ये सिंपल आपके पास म्यूचुअलिज्म पॉलिनेटर का एग्जाम्पल है। इट रिप्रेजेंट पैरासिटिक रिलेशनशिप, गलत। तो ए बी सी ठीक है, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। आंसर ओनली ए बी सी। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा? 122 थर्ड। तो आपको आई होप सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ऐसे ही अपने आप को मेहनत में लगाए रखिए, दिन बहुत कम बचे हुए हैं, और भरपूर आप नींद भी लीजिए, और आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, और जिससे बीमारियां, आपको परेशानी, आपको कोई भी इस टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरा बस यही कहना है कि आप अपना खूब सारा ख्याल रखें और पेपर को अच्छे से दे, जरूर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं। ऑनलाइन टेस्ट पेपर का ये फुल सिलेबस का डिस्कशन है, जो कि आज 25 अप्रैल को हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक की जर्नी डॉक्टर अली सर ने की, और क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 180 तक की जर्नी हमारे सीनियर साथी डॉक्टर संगम पांडे सर करेंगे, और मैं 121 से लेकर 150 आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी आर एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ये कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बचाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको बचाएं कैसे? हमें पता है कि कोई बायोडाइवर्सिटी किसी हैबिटेट में होती है, तो एक तरीका ये कि उस हैबिटेट को आप नो मैंस लैंड घोषित कर दो। एक तरीका ये, कोई इंडस्ट्री वहाँ नहीं बनने देंगे ये, और उसको किसी प्रकार से हम पॉल्यूट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पूरे के पूरे हैबिटेट को अगर हम बचा ले जाएं तो इसको बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। और दूसरा ये, कोई स्पीसीज ए है, बी है, सी है, इसको यहाँ कोई प्रॉब्लम है, थ्रेट है किसी दूसरे जीव से, मान लो किसी एक्स प्रकार के स्पीसीज को थ्रेट है, किसी बी वाले से इसको थ्रेट है, तो इस ए को ही यहाँ से निकाल के किसी सुटेबल जगह पे इसको प्रॉपर केयर में रखना, इसको बोलते हैं एक्स-सी2 कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक्स-सी2 कंजर्वेशन क्या है? जो जहाँ था उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं और शिफ्ट करके उसको प्रोटेक्ट करना। एक्स-सी2 जो जहाँ था वहीं करना इन-सी2। इसके कुछ एग्जाम्पल आप किताब में दिए गए थे, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, ये आपका एक्स-सी2 है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क इन-सी2 है, और वाइल्ड लाइफ सफारी ये भी एक्स-सी2 है, बॉटनिकल गार्डन ये भी एक्स-सी2 है, और सेक्रेड ग्रोव, हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब के सब इन-सी2 कंजर्वेशन है। तो नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रोव, बी एंड टी दो सही है इसमें। तो आपसे पूछा गया था कितने एग्जाम्पल इन-सी2 के हैं, बी और ई, पहला आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, ये आपका जीवन फेज है, आपको पता होना चाहिए। इसमें सेल बहुत ही हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, याद रखिएगा। एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ठीक, डीएनए की सिंथेसिस होती है। G2 फेज में वो सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जो कि माइटोसिस या एक्चुअल एम फेज में रिक्वायर्ड होते हैं। और एम फेज तो आपको पता ही, एक्चुअल सेल डिवीजन, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। फर्स्ट आंसर। डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला G1 है, ये S है, ये G2 है, और ये M है, और ये जो ऊपर दिख रहा है G0। G0 क्या है सर? कभी कभी बहुत सी सेल होती है जो डिवाइड नहीं करती जब तक कि बॉडी की नीड नहीं होती, अनलेस इट लिव प्रोलिफरेट। तो क्या होता है, जब तक नीड नहीं होता तब तक ये डिवाइड नहीं करता, इसको बोलते हैं G0 फेज। ये एग्जिट कर जाती है इससे, और जब नीड होती है तो ये डिवाइड करती है। इसमें क्या होती है,
सेल डिवीजन के रेफरेंस में इनएक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली ये क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि ये लिविंग सेल होती है अभी भी। इसमें क्या होता है, डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, डीएनए पर सेल डबल, एक बात ये। और इसमें सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जो कि एम फेज में चाहिए होता है, और ये एक्चुअल सेल डिवीजन है। ठीक, तो और देखिए ये G1 गैप 1 है, G2 जो है गैप 2 है, तो ए जो है वो G0 है, ये गलत है। सी में डीएनए सिंथेसिस नहीं है, बी में डीएनए सिंथेसिस होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल नहीं, नंबर ऑफ डीएनए पर, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, तो ये भी गलत है। और लिखा प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस, यही सही है। G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। और ये पूरा का पूरा डायग्राम एक कंप्लीट सेल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक, फोर्थ आंसर। फिर लिखा विद द फॉलोइंग पेयर प्लांट लीव्स एट ईच नोड। ये कहा गया था कि जब आप फाइलोटैक्सी की बात कर रहे थे, फाइलोटैक्सी, तो ये 3 प्रकार की थी। पहला अल्टरनेट, अल्टरनेट इसमें क्या था कि पत्ती नोड पे निकलती है, मैं कह रहा हूँ ये स्टेम ब्रांच है, ये नोड, तो एक पत्ती एक से निकलेगी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। और दूसरा था अपोजिट, अपोजिट एक पत्ती, एक जोड़ी पत्ती ऐसे निकलेगी जैसे कि अमरूद में। और इसमें क्या था, इसमें था होल्ड। ठीक, एक नोड से कई सारी पत्तियां निकलेंगी ऐसे, याद रखिएगा, मल्टीपल, इसको बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल था अल्सटोनिया, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, सनफ्लावर, इसका है गुआवा, कैलेट्रोपिस, और उसका एग्जाम्पल अल्सटोनिया। तो कह रहे हैं एक पेड़ पत्ती एक नोड से निकले, इसको बोलते हैं अपोजिट, इसका एग्जाम्पल है कैलेट्रोपिस और गुआवा, ए एंड बी। क्या आंसर आ गया, थर्ड। और ये आपका अल्टरनेट है, ये होल्ड है, थर्ड आंसर। लिखा हुआ फॉलोइंग स्टेटमेंट कर, आपको मालूम था कि जब आप स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे, इसमें बोन भी आता है, इसमें कार्टिलेज भी आता है, इसमें ब्लड भी आता है, इतनी चीजें आती हैं। बोन जो है सॉलिड है, नॉन प्लाइबल है, और इसका ग्राउंड, इसका जो प्रोटीन होता है वो ओसिन होता है, इसकी सेल स्पेशलाइज ऑस्टियोसाइड होती है। ये आपका सॉलिड होता है, ये प्लाइबल होता है, इसमें कॉन्ड्रोटिन साल्ट होता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते, सॉल्ट होते हैं। और जो कोलेजन फाइबर है इन दोनों में, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हार्ड है, नॉन प्लाइबल, ठीक है। कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर, ये भी ठीक है। और कैल्शियम साल्ट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये भी ठीक है। फोर्थ आंसर, इसीलिए जो बोन होता है वो हार्ड मजबूत होता है, याद रखिए, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से होता है। और इसमें कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट होता है। और ये दोनों के दोनों, ये दोनों आपके क्या हैं, स्केलेटल टिश्यू में आते हैं, याद रखिएगा, इस स्केलेटल सिस्टम में दोनों आते हैं, याद रखिएगा। और ये फाइबरलेस टिश्यू है, ब्लड, फोर्थ आंसर। फिर लिखा हाउ मेनी कर्ड्स फॉर कॉकरोच, आपको मालूम था काकरोच, काकरोच एक प्रकार का क्या है, इंसेक्ट, पहली बात। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक, इंसेक्ट है। 3 पेयर्स इसमें लेग पाए जाते हैं, आपको पता, प्रोथोरेसिक, मेसोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक पाए जाते हैं। अब ये कहा गया अगर हम काकरोच की पूरी बॉडी को ऐसे देख लें, ऐसे मान लीजिए काकरोच अगर मान भी लें ऐसे काकरोच, तो पूरी बॉडी तो पहले तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढकी होती है, और इसकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं। तो जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन का एक एक सेगमेंट में टुकड़ा होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेराइड। तो आपसे पूछेंगे कि भाई स्क्लेराइड क्या चीज़ है, बोलेंगे हर सेगमेंट में, ईच सेगमेंट में जो टुकड़ा होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, उसको बोलते हैं स्क्लेराइड। एक स्क्लेराइड दूसरे सेगमेंट के साथ जुड़ा होता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ भी स्क्लेराइड है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये आपस में जुड़े होंगे किससे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से, पहली बात। और चूंकि हमें पता है किसी भी एनिमल की 3 पोजीशन होती है, जैसे हम लोग की देखिए वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, तो जो ये स्क्लेराइड है अगर वेंट्रल पोजीशन पे होगा तो बोलेंगे स्टर्नाइट, डॉर्सल पे होगा टर्गाइड, लेटरल पे प्लूराइड बोलेंगे। तो ये तो ठीक है पहला। दूसरा लेगा बॉडी सेगमेंटेड डिवीजन टू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मतलब हेड, नेक एंड थ्रोट, इसको डिस्टिंक्ट में हेड, नेक और थोरैक्स, ये 3 रीजन में बटा होता है। फिर लिखा मैक्सिला इज ए माउथ पार्ट, आपको माउथ पार्ट कई प्रकार पढ़ाया, लैब्रम पढ़ाया गया था, एक था मैंडिबल एक पेयर, मैक्सिला एक पेयर, लैबियम 1, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों सही हो गए। और 7th स्टर्नम, और ये कहा गया था कि हर सेगमेंट का कुछ खास बात था। इसमें केस बताया गया था कि 7वां स्टर्नम बोर्ड सेट हो जाता है, और 8वें और 9वें
स्टर्ना से ये एसोसिएट होकर के बनाता है ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच, ये चीज है, याद रखिएगा। तो ये चारों सेंटेंस सही है। तो हेड, नेक, थोरैक्स ये पाए जाते हैं, 1 2 3। और जो विंग्स होता है वो भी 1 पेयर होता है, एक मीजोथोरेसिक होता है और एक आपका मेटाथोरेसिक होता है। और जो आपका इसके लेग्स होते हैं 3 पेयर जोड़े, ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, याद रखिएगा। तो ये चारों सेंटेंस मुझे सही दिख रहे हैं, ठीक। तो 7th स्टर्ना और 8वीं 9वीं स्टर्ना से मिलके ब्रूड पाउच एंडर पाउच बनाता है, फर्स्ट आंसर। डायग्राम आपको मालूम था कि एक सीड में ये रेडिकल पाया जाता है, ये प्लीम्यूल पाया जाता है, और यही रेडिकल जब ग्राउंड पोजीशन पे आती है तो ये नीचे की तरफ बढ़ती है, ऐसे तो निकलता प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी निकलता है, इसमें टर्सरी, फिर क्वाटरनरी, और पूरा मिला करके इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये वाली, ये रेडिकल से नीचे जमीन की तरफ बढ़ रही है, ये रूट सिस्टम में ये रूट दिखाया जा रहा है, याद रखिए। ये पहला क्या भाई, ये तो रूट कैप है, ये रूट कैप है, और ये लिखा मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन मैचुरेशन, और ये मेरिस्टेमेटिक को ही बोलते हैं सेल डिवीजन एरिया, ठीक। ये चीजें हैं सेल डिवीजन एरिया। और देखिए ये आपका रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये यूनिसेलुलर होता है। अब देखिए पानी के लिए सेंसिटिव ये रूट कैप होता है जो नीचे बढ़ता है, और पानी एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर। तो आपसे पूछेंगे कि रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब करता है कि रूट कैप रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। कहाँ पाया था, जोन ऑफ मैचुरेशन जोन में। इतनी बात हमको समझ में आ गई। और आपको मालूम था कि जो रूट होते हैं वो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, सेल डिवीजन इसमें है। और ये किससे बना, एम्ब्रियोनिक रेडिकल से बना था। तो सी और डी दो सही है, करेक्ट पूछा गया है, सेकेंड आंसर, याद रखिएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक, सेकेंड आंसर। फिर लिखा है कार्डियक मसल्स, आपको बताया गया था जब मस्कुलर टिश्यू की बात हुई थी, मस्कुलर टिश्यू, तो ये 3 प्रकार के बताए गए थे, ठीक। एक तो आपका स्मूथ, एक आपका स्केलेटल, और एक आपका कार्डियक, ठीक। स्मूथ जो था इनवॉल्यूंटरी था, और ये फ्यूजी फॉर्म था, ये इस तरीके से था, याद रखिएगा, दोनों टाइम टेपर था। और स्केलेटल मसल में लाइनें पाई थी, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है, ये वॉलंटरी होता है। और कार्डियक में दिखने में तो स्ट्रेट की तरह होता है, स्ट्रेटेड, लेकिन भाई साहब ये होते हैं इनवॉलंटरी, और ये होते हैं मायोजेनिक। ये दोनों न्यूरोजेनिक, ये मायोजेनिक, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी, वॉलंटरी। याद रखिए पूछा जाता है क्या फैक्टर होते हैं, तो कार्डियक मसल जो पाया जाता है ये आपके हार्ट में पाया जाता है, और एक कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर स्टिमुलस के रिस्पांस के लिए इसमें इंटरकरेटिस पाया जाता है, याद रखिएगा, इक्वल हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक। तो स्मूथ मसल्स क्या है, इनवॉलंटरी न्यूरोजेनिक, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी न्यूरोजेनिक, कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी मायोजेनिक, ठीक, फर्स्ट आंसर। आपको ये बताया गया था कि जब आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, डबल मेम्ब्रेन बन गया। और आपने देखा 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 5 6, फिर ऐसे बगल में, ठीक, ये चीजें हैं। एक सिक्का जो है इसको बोलते हैं थाइलाक्वाइड्स, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और यहीं पे आपका फोटो सिस्टम 1 2 चलता है। इन दोनों, और इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है ग्रेना। तो ग्रेना जो है मल्टीपल टर्म में प्लूरल है, इनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर ये स्ट्रोमा लाइमली। स्ट्रोमा लाइमली में जो होता है वो PS2 नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ PS1 होता है। और इसमें आपकी NADP एंजाइम स्टैंड होता है। आप जेड स्कीम की बात करेंगे तो आपका जो होता है ग्रेना में चलता है लाइट रिएक्शन, और अगर आप केवल साइक्लिक फोटोफॉर्म बात करेंगे तो चलता है स्टोमा लाइमली में, और बाकी का स्टोमा तो आपको सही रहा है, स्टोमा में डार्क रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। तो कहा यह जा रहा है कि थाइलाक्वाइड्स में जब लाइट रिएक्शन चलती है, जेड स्कीम चलता है, तो 3 चीजें बनती हैं, पहला ATP, दूसरा NADPH2, और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो डिफ्यूज कर जाती है, लेकिन ATP और NADPH2 जो होता है वो आपके डार्क रिएक्शन के बायोसिंथेटिक फेज में यूटिलाइज होता है, जैसे आपने पढ़ा था केल्विन साइकिल, याद रखिएगा। तो यही है ATP NADPH2, ऑक्सीजन नहीं होता कि ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है, थर्ड आंसर। यही क्वेश्चन स्ट्रोमा में क्या इस्तेमाल होगा। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जैसे से आगे बढ़ता गया,
बहुत प्रकार के बहुत साइंटिस्ट आए जो उसमें इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। फिर जॉन इंगेज हाउस है, TW इंगलमैन है जिन्होंने क्लोरोफोरा पे एक्शन स्पेक्ट्रम खोज की। फिर एक लोगों ने एनऑक्सीगेनिक बैक्टीरिया, जिसे आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्पस सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, इनमें इन्होंने देखा कि वाटर की जगह पे H2S होता है, अगर H2S एज ए CO2 से रिएक्ट करता है तो सल्फर या सल्फेट निकलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वाटर होता तो ऑक्सीजन यहीं से निकलता, और ये एनऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस होता जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, सल्फर या सल्फेट निकलता है। इसको बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पस सल्फर। ये भी एक प्रकार के ऑटोट्रॉफिक जीव हैं। ठीक, जूलियस वॉन सैक्स इन्होंने बताया कि जब पौधा ग्रो करता है तो ग्लूकोज का निर्माण बंद होता है पौधे में, और ये स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि जूलियस वॉन सैक्स और कॉर्न वॉन नील, ये दोनों साइंटिस्ट हमारे फोटोसिंथेसिस को प्रॉपरली स्टडी करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। बाकी साइंटिस्ट देख लें, जैकब मोनेड आपको पता है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में लाइकोपेरान दिया था इन्होंने। पाउल एलरिक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने केस्टोन स्पीसीज की इंपॉर्टेंस बताया, और एक एरोप्लेन को एनालॉग बनाते हुए इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया, जो कि आप बायोडास्टिक में पढ़ेंगे। विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। तो कौन से साइंटिस्ट जो नहीं इन्वॉल्व हैं? A, B और E। क्या आंसर आ गया? थर्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस बात पे था कि आपको पता है कि किस साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा किस चीज में और किन किन प्रक्रियाओं में, तो ये वही क्वेश्चन है। तो भाई साहब, जैकब मोनेड लाइकोपेरान, पाउल एलरिक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, और विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन, और कॉलोनियस वॉन नील ने ही एनॉक्सीगेनिक बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया, जिन्होंने बताया कि हाइड्रोजन डोनर अगर H2S होता है सल्फर या सल्फेट निकलता है। इसको एनॉक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। यही वो बैक्टीरिया है जिनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है और बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल A होता है। और जूलियस वॉन सैक वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा कि भाई जब पौधा ग्रो करता है, ग्रो करने का मतलब वृद्धि कर रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो उसको कहाँ से आएगी? CO2। उसको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस से। तो पौधा बढ़ रहा हो तो उसकी पत्तियां बढ़ रही होती है, फोटोसिंथेसिस वो करता है। याद रखिएगा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो आपका ग्लूकोज बनेगा। तो A, B और E ये वो साइंटिस्ट है जो इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व पूछा गया है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि CO2 और ऑक्सीजन की नियरली इक्वल कंसंट्रेशन हो, इक्वल, तो ही आपके रुबिस्को जो होता है वो इसके लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है। याद रखिएगा, ठीक। वैसे भी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन CO2 के रखता है। फिर लिखा है, आपने पढ़ा होगा, जैसे सपोज मैंने ये बनाया सेल बॉडी, और ये मैंने बनाया डेंड्राइट्स, और ये मैंने पढ़ाया एक्सॉन, और ये मैंने बनाया सिनेप्टिक नोड। ठीक, अब मैं ये देख रहा हूँ कि जगह जगह पर ये आपकी कुछ स्वान सेल पाई जाती हैं, स्वान सेल जो माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। ठीक, स्वान सेल पाई जाती है जो माइलिन शीथ, तो कहते हैं यहाँ पर कोई शीथ नहीं है, इसी को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपकी न्यूरीलीमा है, न्यूरीलीमा, और ये माइलिन शीथ है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि एक्सॉन पर न्यूरीलीमा कंटिन्यूअस है, और नोड्स ऑफ रेनवियर पे क्या नहीं, क्या डिसकंटिन्यूअस है? माइलिन शीथ। तो जाहिर सी बात है, विद द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नोड्स ऑफ नर्व, बोथ न्यूरीलीमा एंड माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस, ये गलत। न्यूरीलीमा ये भी गलत। माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस, देखिए ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ हुआ फिर यहाँ नहीं है, तो इस जगहों पर नहीं है, जबकि न्यूरीलीमा पूरा कंटिन्यूअस है। कवर्ड बाय माइलिन शीथ, ये भी गलत है। थर्ड आंसर। अब देखिए, आयोनिन प्रोटीन, ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई सेल मुझे मिल जाए और मुझे उसमें एक अपना डिजायर DNA मिल जाए, तो मैं क्या चाहूंगा कि मुझे इस DNA को ऑब्टेन करना है, तो बाकी के जो अदर मॉलिक्यूल होंगे उनको मुझे रिमूव करना होगा। एक नॉर्मल सेल होगी तो उसमें RNA होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है, DNA होगा, सेल वॉल होगी अगर सेल वॉल है तो अगर बैक्टीरिया है कि सेल वॉल है तो नॉन सेलोजिक है, उसको डाइस करने के लिए लाइजोजाइम, फंगस की है तो काइटिनेज, प्लांट की है सेलुलेज, और इसके बाद आपको पता है कि अगर पेक्टिन है प्लांट में तो पेक्टिनेज, और राइबोन्यूक्लियस RNA के लिए, प्रोटीन प्रोटीएज के लिए, ठीक है, तो प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। तो लाइसोजाइम कहने की ड्यूरिंग आइसोलेशन RNA और प्रोटीन को रिमूव करना है ना, तो राइबोन्यूक्लियज और प्रोटीएज, याद रखिएगा। और ये है बैक्टीरियल सेल वॉल, आपसे पूछा जाता है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक। और काइटिनेज होगा फंगल सेल वॉल के लिए, फंगल सेल वॉल। और RNA पॉलीमरेज एक RNA से दूसरे RNA के पॉलीमरेशन में काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन में,
ठीक, और सेलुलोज तो खुद एक आपका कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल का प्लांट में, थर्ड आंसर। अब देखिए ये कहा गया कि भाई एक नॉर्मल क्रोमोसोम की अगर आप बात करें, ठीक, तो ये रहा मेरा सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन पर क्रोमोसोम भी कई प्रकार के थे। तो आपकी किताब में ये लिखा है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट दोनों बराबर हैं तो मेटासेंट्रिक, एक छोटा एक बड़ा सब मेटासेंट्रिक, एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा एक्रोसेंट्रिक, और अगर मान लीजिए टर्मिनल पे सेंट्रोमियर है केवल तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, याद रखिएगा। तो भाई सब मेटासेंट्रिक दोनों बराबर, सब मेटासेंट्रिक छोटा एक बड़ा, और एक एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्सट्रीमली लॉन्ग, देखो सेंटेंस क्या लिखा है, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट वन एक्सट्रीमली लॉन्ग एक्रोसेंट्रिक, पहला आंसर। और बोलेंगे सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजिशन तो टीलोसेंट्रिक, पहला आंसर। फिर लिखा हमारा जो आपका स्कल है, स्कल में आपने पढ़ा बच्चों कि 22 बोन है, और इसमें दो सेट में एक तो फेशियल हो गया और एक आपका हो गया क्रेनियल। क्रेनियल में 8 हैं, इसमें 14, और इस 8 में भी कुछ पेयर्ड हैं कुछ अनपेयर्ड हैं, जैसे कि इथेनॉइड स्फेनॉइड, ठीक है, इथेनॉइड स्फेनॉइड फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑक्यूपिटल। तो पेराइटल और टेम्पोरल जो हैं वो आपके पेयर्ड होते, याद रखिएगा। तो पेराइटल टेम्पोरल ये दो दो हैं, फ्रंटल एक है, स्फेनॉइड एक, इथेनॉइड और एक हो गया ऑसिपिटल। क्या हो गया ऑसिपिटल। अब देखिए 1 2 3 4 और 4 8 8 आ गया, तो लिखा ए और बी ही क्यों सही है, इसमें याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया कौन सा पेयर्ड है, वह हालांकि सबके सब इतने नहीं है, सबके सब केनियल बोन है, ठीक। तो इथेनॉइड सिंगल 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 है, ये दोनों पेयर्ड है, ऑक्यूपिटल भी सिंगल है, सेकेंड आंसर। और ये सब के सब आपके एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड किए जाते हैं, याद रखिएगा, ए और बी। कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी वजह से सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा दे, ठीक। तो ये उसमें आपका फंगस माइक्रोराइजा भी आता है। अब एजोटोबैक्टर जो है आपको पता था, जब मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर था उसमें बोलते नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स होते थे, मतलब प्रोकैरियोट्स ही था, उसमें से कुछ सिम्बायोटिक कंडीशन फिक्स करते थे, कुछ फ्री लिविंग करते थे, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी थे सिम्बायोटिक थे। तो एना बीना और नॉस्टॉक ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग, राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, मतलब ये बैक्टीरिया। और विशेष कैटेगरी एना बीना नाइट्रोजन। अब देखिए ये आपकी फ्री लिविंग है लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, याद रखिएगा, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। एना बीना और नॉस्टॉक क्लोरोफिल एक ही वैसे ऑक्सीजन रिवॉल्वर हैं और ये अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक हैं, वो हेटरोट्रॉफिक है। तो बायोफर्टिलाइजर सब हैं, सेल वॉल सब में, क्योंकि सबके सब बैक्टीरिया हैं, भले ही इनमें नॉन सेलुलोजिक है तो क्या, ऑल आर मेंबर ऑफ मोनोट्रॉपिक, क्योंकि सबके सब यूनिसेलुलर हैं। ऑल आर हेटरोट्रॉपिक ये गलत है, इसमें हेटरोट्रॉपिक केवल एजोटोबैक्टर, याद रखिएगा, एना बीना नॉस्टॉक ये ऑटोट्रॉपिक है। तो ए बी सी क्या आंसर आ गया, पहला। कुछ नहीं, आपको बताया गया था किसी क्राइम सीन से छोटा सा कोई डीएनए मिल जाए और हम चाहते हैं इसकी कॉपी बन जाए, तो इसी को बोलते हैं इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसमें, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, मतलब इसकी मल्टीपल कॉपी बनाना। और इसके लिए आपने टेक्निक का इजाद किया पीसीआर का। और आपको पता है डीएनए का पॉलीमराइजेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। और इसमें विशेष प्रकार का पॉलीमरेज जो कि हाई टेम्परेचर पर एक्सटेंशन स्टेप जो कि 70 से 75 होता है, उसमें टैग पॉलीमरेज काम, जो कि एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिका से निकाला गया था। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। और सर जी इसमें क्या अंतर, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये होता है डीनेचुरेशन 90 से 95 और अनिलिंग होता है 65 से 72 और एक्सटेंशन होता है नहीं ये 55 से 72 और ये होता है 70 से 75 डिग्री सेल्सियस। अब लिविंग बॉडी में 45-40 पर एंजाइम जो होते हैं डीनेचर्ड करने लगते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैसे 70-75 पर ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहा है, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है। याद रखिए थर्मस एक्वेटिका से निकाला गया पॉलीमरेज था, टैग पॉलीमरेज। तो हमने याद कर लिया 90 से 95 डीनेचुरेशन, 55 से 72 अनिलिंग और 70 से 75 एक्सटेंशन, सेकेंड आंसर। कुछ नहीं सर, आपको पता वायरस, वायरस में आपको पता प्रोटीन कोट होता अंदर जेनेटिक मटेरियल, वायरस में केवल जेनेटिक मटेरियल, साइज बराबर नहीं हो सकती, ठीक। तो डिसिमिलर साइज ये गलत हो गया। अब आपको मालूम था कि भले ही वायरस में प्रोटीन कोट हो जेनेटिक मटेरियल हो, लेकिन इन्फेक्शियस तो सर इसका जेनेटिक मटेरियल ही होता है।
ठीक। और आपको पता था कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए थे, जिसे 1971 में टीओडाइनर नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था। और किस बीमारी के लिए खोजा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के लिए खोजा था। लो मॉलिक्यूलर वेट का केवल ये आरएनए था। न्यूक्लिक इन्फेक्शियस और वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इन तीनों को और लाइकेन को भी, ठीक है, इन्हें आर एस बिटेकर ने कहीं जगह नहीं दी थी। लाइकेन जो थे सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। तो मुझे ए, सी और डी दिख रहा है। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। अब देखिए इनमें से पूछा गया है, ये आपका बच्चों यहाँ पर सब्सिडियरी सेल्स है, सब्सिडियरी सेल्स, याद रखिएगा। अब देखिए लिखा है कि इन द गिवन बिलो एग्जांपल कितने आपके पैनकाइमेटस हैं। तो वैसे जितनी लिविंग है आपको पता है कि फ्लोएम कंपोनेंट कंपेनियन सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स होता ही है, और एक स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स होती है जो गार्ड सेल की सुरक्षा के लिए आती है, सब्सिडी सेल। आपने पढ़ा था स्टोमेटल ऑपरेटस में, तो ये भी होगा। कार्टेक्स और डाइकॉट तो पैनकाइमा होता ही है, लेकिन हाइपोडर्मिस और डाइकॉट स्टेम जो होता है वो कोलेनकाइमा, याद रखिएगा। और हाइपोडर्मिस और मोनोकार्ड स्टेम जो है वो स्क्लेनकाइमा। ठीक। तो आपसे पूछा गया कितने पैनकाइमेटस? 1 2 3 4। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। तो कंपेनियन सेल, एपिडर्मल सेल, सब्सिडी सेल, कार्टेक्स ऑफ डाइकॉट 1 2 3 4 है, याद रखिएगा। सेकेंड आंसर। अब लिखा है फॉलोइंग विल नॉट बी सीन। आपसे बताया गया था कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल, वो आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? प्लांट एनिमल देखिए अलग अलग है। अगर हम एनिमल की बात करें तो वैक्यूल नहीं है, ठीक। एनिमल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लास्टिड नहीं है। लेकिन प्लांट की बात करें, हर प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है, ये बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोमियर होता है, क्योंकि यूकैरियोट है, यही नहीं होता। सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको बताया गया था जो डिवीजन आपका टेरिडोफाइटा है, उनके कई मेन ग्रुप होते हैं। चाहे डिवीजन टेरिडोफाइटा, इसमें लाइकोफिडा, टेरोफिडा, स्पोन्सफिडा होता है। तो इनमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। लाइकोफिडा में सेलेजनिया लाइकोपोडियम, और टेरोफिडा में ट्राइप्टेरिस टेरिसफर्न, और स्पोन्सफिडा में इक्विसिटम, साइलोटम। तो मुझे दिख रहा है ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर, डी थर्ड। थर्ड आंसर। फिर लिखा मैक्रोपस। आपको बहुत से ऐसे एनिमल हैं, जितना एनिमल किंगडम चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उतना अकेला ये इंपॉर्टेंट है कि उसका कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ध्यान से देखिए जितने नाम लिखे हैं ये सब के सब साइंटिफिक नेम, जीनस लिखे हैं। तो भाई मैक्रोपस तो कंगारू को बोलते हैं, आपने पढ़ा ही था। ए थर्ड। कैनिस जो होता है वो डॉग होता है, और ऐसे ही आपने पढ़ा था फैलिस, ये पैंथेरा मतलब टाइगर, चीता वगैरह के लिए, बिल्ली के लिए इस्तेमाल होता है। और इक्वस तो आपको पता है घोड़ा, और मैकाका मंकी, डी फर्स्ट। तो भाई साहब देखो लिखा ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड, डी फर्स्ट, पहला आंसर। तो मैक्रोपस हो गया कंगारू ए थर्ड, कैनिस डॉग बी फोर्थ, और इक्वस हॉर्स सी सेकेंड, मैकाका मंकी डी फर्स्ट। और ये सबके सब जीनस लिखे, याद रखिएगा। अब देखिए कहते हैं सपोज एक कोई जीव है, जीव इसके ऊपर कोई दूसरा जीव है, मान लीजिए ए एक्स और ये है वाई, इसके ऊपर ये रहे, इससे न्यूट्रिशन ले, इसे बोलते हैं ट्रू पैरासाइट। मच्छर जो है ट्रू पैरासाइट नहीं है, वो केवल ब्लड सक करता है, और ब्लड सक करने की वजह होता है अपने एग के डेवलपमेंट के लिए उसे आयरन चाहिए होता है, जो कि उसको हीमोग्लोबिन या आरबीसी से ब्लड से मिल जाता है। एक तो ये, और न्यूट्रिशन तो वो ले ही रहा है। तो कहते हैं कि फीमेल मॉस्किटो इज नॉट पैरासाइट ऑल दो इट नीड्स ह्यूमन फॉर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। ये बात सही है कि ये पैरासाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अपने एग के डेवलपमेंट के लिए, मच्छर को अपने एग के डेवलपमेंट के लिए आपके ब्लड की आवश्यकता होती है, सही है। अब क्यों पैरासाइट नहीं है, उसकी रीजन है क्योंकि ये रहता नहीं है, खून चूसता है, उड़ के चला जाता है, याद रखिएगा। जबकि जो जुआ होता है हमारे सर में, वो रहता भी है और न्यूट्रिशन भी लेता हमसे, वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। अब देखिए दिन भर हम लोग जूस और न्यूट्रिशन खा करके ब्लड बनाते हैं, और आया मच्छर चूस के चला गया, तो हमें नुकसान कर चला गया, तो अगले को फायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ। एक लिविंग ने दूसरे लिविंग को हार्म पहुंचाया, खुद को फायदा, दैट इज प्लस और माइनस का इंट्रैक्शन, ये पैरासाइटिज्म है, याद रखिएगा। हालांकि हमें ये जो रीजन है वो इस लाइन का एक्सप्लेन है कि नॉट पैरासाइट, हमने ये बता दिया कि जो ब्लड लेता है ये कहाँ के लिए लेता है, रिप्रोडक्शन के लेता है। मेन तो रिप्रोडक्शन है, और न्यूट्रिशन तो उसका ब्लड से है ही, ये बात याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया? फोर्थ आंसर। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर पैरासाइट के लिए आपने बताया न्यूट्रिशन और रहना, तो ब्लड जो लेता है एक्चुअली उसका दो रीजन हो जाता है, एक तो न्यूट्रिशन तो होता ही है, और उसका आयरन चाहिए होता है उसके एग के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए लाइन लिखी हुई है। तो फीमेल मॉस्किटो नॉट कंसिडर पैरासाइट ऑल्दो इट नीड फॉर ब्लड, ठीक है। तो ये फोर्थ है क्योंकि वो रहता नहीं है।
फिर लिखा इन द लॉजिस्टिक ग्रेथ, आपने पता था d1/dt Rn k माइनस n अपान k, तो ये जो k है ये कैरिंग कैपेसिटी है, और r क्या होता है सर, ये b माइनस डी, ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट पर कैपिटा है, इसी को डिफरेंस को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये तो भाई साहब r होता है जो कि b माइनस डी है, कैरिंग कैपेसिटी k है, और इंट्रिंसिक ये गलत है, और पोटेंशियल टाइम t ये क्या होता है, एन टी बोलते हैं इसको। तो क्या आंसर आ गया, सेकेंड। और आपने पॉपुलेशन ग्रोथ वाले को तो उसमें आपने पढ़ा ही था, dn/dt Rn, ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, इसमें कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, रखिएगा। अब देखिए हमारे शरीर में हर आर्गन को पहुंचाने वाली आर्टरी अलग अलग होती है, उसका नाम अलग अलग होता है। गॉल ब्लैडर में जाने वाली आर्टरी का नाम सिस्टिक आर्टरी, लीवर में हिपैटिक आर्टरी, ठीक, ब्रेन में जाने वाली कैरोटिड आर्टरी, और लीवर में हार्ट में जाने वाली कोरोनरी आर्टरी, और इसी कोरोनरी आर्टरी में जाना, ठीक है, हार्ट मसल्स को वहां से निकलना कोरोनरी वेन, इनको बोलते हैं कोरोनरी वेस्कुलर सिस्टम, या कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं, याद रखिएगा। कोरोनरी कहाँ को, हार्ट को सप्लाई करते हैं। फिर लिखा पैथो टाइफाइड, आपको पता है कि बहुत से होते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे कि आप देखिए मॉस्किटो बाइट से हमें फाइलेरिया हो सकता है, हाँ हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हाँ हो सकता है, आपका डेंगू हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है सर, चिकनगुनिया हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है सर, ठीक। और कहते हैं इनहेलिंग ऑफ एरोसॉल, ये आपका कॉमन कोल्ड कह सकते हैं, ठीक, और निमोनिया हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। और ये आपका है आपका टाइफाइड जो कि वाटर बॉर्न है, मतलब किसी चीज का इन्फेक्शन कहाँ से मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इंटस कहाँ से करता है, टाइफाइड, और इसका टाइफाइड का पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफोइडियम, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, और इसको टेस्ट करने वाले टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। अब देखिए बासमती राइस की यूनिक एरोमा होती है इंडिया में कितनी तरह की, 27, और वैसे भी इंडिया में चावल की बहुत वैरायटी पाई जाती है, 2 लाख वैरायटी लिखी है, याद रखिएगा, 2 लाख वैरायटी इसी पेज पे लिखी है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी होती है बासमती की। और बासमती क्या होता है, उसका एरोमा फ्लेवर अच्छा होता है, ठीक है, सेकंड आंसर। फिर लिखा साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू, क्या होगा, निमेटोड्स के लिए, और एक प्रकार का ये सेलुलर डिफेंस होता है, क्या होता है सर, ये सेलुलर डिफेंस, और ये यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है, कुछ प्रोकैरियोट्स में भी होता है, याद रखिएगा। और ये कौन से प्लांट के लिए किया गया, टोबैको प्लांट पे किया गया था, याद रखिएगा। और ये इसमें क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं, जिससे जो सिंगल एमआरएनए है वो अपना प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और पैथोजेनिसिटी नहीं आती है इस निमेटोड की, और इस निमेटोड का नाम क्या है, मेलाइडोगानी इंकोग्निशिया, थर्ड आंसर। फिर लिखा इन सम चिल्ड्रन एडीए, अब एक होता क्योर्ड, एक होता परमानेंट क्योर्ड, क्योर्ड में सब आएगा, एंजाइम ये भी आएगा, और कहते हैं एनी जीन ट्रांसफर नहीं होता, याद रखिएगा, एडीए को बनाने वाली जीन का ही ट्रांसप्लांटेशन, और जीन का ट्रांसप्लांटेशन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में करेंगे तो बोलेंगे परमानेंट क्योर। और एक होता है आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी आपका टेम्परेरी है, ठीक है, और बाहर से इम्प्रूव्ड लिम्फोसाइट बना के डाल दें, इम्प्रूव्ड लिम्फोसाइट डाल दें, ये भी आपकी टेम्परेरी क्योर है, ठीक। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये क्योर है, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ आंसर क्योर्ड सभी है, लेकिन परमानेंटली क्योर है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन को डाल दें, जिससे आपकी मीजोडर्मल से ओरिजिन होने वाली सारी सिस्टम अपने आप इंप्रूव कर जाएगी, जैसे कि आपका स्केलेटल सिस्टम, बोन मैरो वगैरह सब कुछ। फोर्थ आंसर। लिखा कि बायोस्फीयर इन और बायोस्फीयर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ, कहते हैं डाइवर्सिटी जो हमें चारों तरफ दिख रही है, पौधों की, जंतुओं की, कीट पतंगों की, कुत्ते बिल्ली घोड़ा जो भी हम देख रहे हैं वो डाइवर्सिटी तो है ही, इसके अलावा डाइवर्सिटी हर लेवल पे है। जैसे देखिए आपका मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, जैसे कि आपने पढ़ा प्रोटीन, जैसे कि आपने पढ़ा प्रोटीन, जैसे कि आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। और जैसे कि आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड, अब मान लीजिए लिपिड भी ले लो, अगर स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल है तो भी, विटामिन भी आप ले लो, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल में 3 ले लो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। और वैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे करेंगे तो विटामिन भी है और आपका लिपिड भी है, याद रखिएगा। फिर लिखा सेलुलर लेवल पे तो आप देख ही रहे हो इतने प्रकार की सेल हमारी कोशिका में, जेजी सेल, लेडिक सेल, ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, आपने पढ़ा, ये वेराइटी ऑफ सेल्स होती हैं। प्लांट में देख ली पैन कायमा, कोन कायमा, स्किन कायमा, मीजोफिल सेल, गार्ड सेल, सब ये सब किसकी, ये भी डाइवर्सिटी है।
फिर उसके अलावा स्पीसीज लेवल तो आप देख ही रहे हैं, आपके अमेजोन में देख लीजिए 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट, 427 एम्फीबिया, 74 मैमल है, 300 रेप्टाइल है, 1,000 वैरायटी मैंगो की इंडिया में है, 2 लाख वैरायटी क्या है राइस की है, 28,000 मछलियाँ हैं, 20,000 ऑर्किड है, 20,000 चींटियाँ हैं, 3 लाख बीटल है। ये सब स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो ये सब लेवल पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में सेशन यहाँ से मेरा खत्म हो गया, मेरे हिस्से का। मेरे बाद हमारे सीनियर साथी डॉक्टर संगम पांडे सर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 151 से 180 तक की जर्नी आप लोग उनके साथ करेंगे। तो आइए संगम सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। बच्चे आपका वेट। क्वेश्चन नंबर 151, इन गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी एनिमल्स आर कॉर्डेट। बेटा इनमें से कितने मेंबर कॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं। तो बात जब बेटा हम लोग कॉर्डेट्स की करते हैं और सारे नाम में हमें फिशेस नजर आ रहा है, तो भाई हमें ये देखना होगा कि अगर फिशेस कॉर्डेट का मेंबर हैं तो इन्हें पाइसेस को बिलोंग करना होगा, और अगर पाइसेस को बिलोंग करना होगा तो या तो इन्हें बोनी फिश होना होगा और या तो इन्हें कार्टिलेजिनस फिश होना होगा, कार्टिलेजिनस फिश होना होगा। तो अब जरा हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। बेटा कटल फिश सीपिया मोलस्क, डेवल फिश फॉल्स फिश, जेली फिश यूरिलिया सिलेंटेटा का मेंबर, लिप्सिमा सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है। तो ये सारी फिशेस तो फॉल्स फिशेस हो गई। लेकिन बेटा ये जो डॉग फिश होती है जिसे स्केलिडॉन कहा गया और जो सॉ फिश होती हैं इन्हें हम लोग कार्टिलेजिनस फिशेस कहेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस कहेंगे। और कार्टिलेजिनस फिशेस ट्रू फिशेस हैं और ये कार्डेटा की मेंबर हैं। और फ्लाइंग फिश बोनी फिश होती है, बोनी फिश होगी और बेटा ये भी कार्डेटा का मेंबर है। तो 1, 2, 3 ये सब ट्रू फिशेस को बिलोंग करती हैं और ट्रू फिशेस कार्डेटा का मेंबर होती हैं। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 152। Assertion lysine is a type of basic amino acid and lysine number of amino group is greater than number of carboxyl group। जो लाइसिन है बेटा ये लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है और बेसिक अमीनो एसिड है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लाइसिन नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बेटा अगर बेसिक अमीनो है तो NH3 को मोर होना होगा और COH को लेस होना होगा। अगर COH मोर होता तो ये एसिडिक हो गया होता और दोनों बराबर हो जाते तो न्यूट्रल हो जाता। तो assertion is true, रीजन इज करेक्ट बट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 153। इन ए गिवन बिलो एग्जाम्पल, इन ए गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मैनी प्लांट विच हैव एम्ब्रियो एंड फ्लावर बोथ। अब बेटा इनमें से कितने प्लांट है जिनमें फ्लावर और एम्ब्रियो पाया जाता है। तो बेटा अगर हम लोग फ्लावर और एम्ब्रियो दोनों की बात करते हैं तो अगर फ्लावर पाया जाएगा तो ये एंजियोस्पर्म के मेंबर होंगे, एंजियोस्पर्म के मेंबर होंगे। और अगर एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो तो बेटा ब्रायोफाइट से शुरू हो जाता है, बट फ्लावर और एम्ब्रियो दोनों एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी फ्लावर नहीं होगा, सारगैसम ब्राउन एल्गी फ्लावर नहीं होगा, फर्न टेरिडोफाइट फ्लावर नहीं होगा, फ्यूनेरिया मॉस ब्रायोफाइट फ्लावर नहीं होगा, साइकस जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं होगा, पाइनस जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं होगा, वॉलवॉक्स एल्गी कॉलोनियल फ्लावर नहीं होगा, एडियंटम वॉकिंग फर्न फ्लावर नहीं होगा, साल्विनिया हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट फ्लावर नहीं होगा, इक्विसिटम कोन वाला
टेरिडोफाइट फ्लावर नहीं होगा, जिंक होगा, जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं होगा, साइलोटम टेरिडोफाइट फ्लावर नहीं होगा, लेकिन 100 मीटर हाइट रखने वाला यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म है, पिटूनिया सोलेनेसी का ऑर्नामेंटल सोलेनेसी का मेंबर है। तो केवल 2 मेंबर हैं जिनके पास एम्ब्रियो और फ्लावर दोनों देखने को मिलेगा। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ स्टेमन एंड एंड्रूसियम इन डिफरेंट प्लांट। बेटा असेंडिंग ऑर्डर की बात करनी है, असेंडिंग ऑर्डर की बात करनी है। चले, अगर आप एलोवेरा की बात करते हैं तो एलोवेरा बेटा लिलिएसी का मेंबर है और लिलिएसी में 6 स्टेमन पाए जाते। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का मेंबर है, 2+4 स्टेमन पाए जाते। और इंडिगोफेरा बेटा फेबेसी का मेंबर है, 10 स्टेमन पाए जाएंगे। तो फर्स्ट केस इज इनकरेक्ट। टमेटो सोलेनेसी का मेंबर है, 5 स्टेमन पाए जाएंगे। एलोवेरा लिलिएसी का मेंबर है, 3 मेंबर मिलेंगे। सोयाबीन फेबेसी का मेंबर है, 10 स्टेमन मिलेंगे। बेटा मस्टर्ड 6, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का मेंबर 6 स्टेमन मिलेंगे, 4+2+4। पोटैटो सोलेनेसी का मेंबर 5 स्टेमन मिलेंगे। ग्राम फेबेसी का मेंबर बेटा 10 स्टेमन मिलेंगे। लेकिन सिसवेनिया की बात करें तो बेटा सिसवेनिया फेबेसी का मेंबर है, 10 स्टेमन मिलेंगे। मस्टर्ड में 6 स्टेमन मिलेंगे और टोमेटो सोलेनेसी का मेंबर है, 5 स्टेमन मिलेंगे। तो बेटा नंबर के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना था, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। 154 correct option 4. Another center present in which region of the brain can moderate the function of respiratory rhythm? बेटा वो सेंटर जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है उसे हम लोग न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। और बेटा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन में लोकेट करता है। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर सब कुछ सेम लगता है लेकिन इट इज ए केस ऑफ टैक्सिस। और बेटा यहां आप टॉक्सिक की बात करते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर नॉट टॉक्सिक सेंटर की बात करेंगे। 155 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। 156 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बेटा अगर हम लोग फिगर को रिप्रेजेंट करें तो याद आ जाए, फिगर रिप्रेजेंट करता है मेटाफेस को, फिगर रिप्रेजेंट करता है मेटाफेस को। अब बेटा मेटाफेस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बातें गलत हैं? तो भाई सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स तो बेटा प्रोफेस में बनता है, मेटाफेस में नहीं। इक्वेटर की ओर मूवमेंट, क्रोमोसोम मूव स्पिंडल इक्वेटर टू गेट अलाइंड अलोंग एनाफेस प्लेट। अब बेटा क्योंकि ये मेटाफेस का केस है तो यहां एनाफेस प्लेट नहीं होती, मेटाफेस प्लेट पाई जाती है। तो सेकेंड इज फर्दर करेक्ट। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। अब बेटा मेटाफेस में केवल अलाइनमेंट होता है, सेपरेशन नहीं। सेपरेशन तो एनाफेस की प्रॉपर्टी है। तो तीनों बातें मेटाफेस के लिए इनकरेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 156 इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल रिलेशन इज ट्रू? बेटा इनमें से कौन सी मैथमेटिकल रिलेशन ट्रू है? इनमें से कौन सी मैथमेटिकल रिलेशन ट्रू है? तो अगर आप पहले वाले फार्मूले को याद करें और इस पहले वाले फार्मूले में जरा ध्यान से देखें, तीनों ऑप्शन एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भैया जो फार्मूला है लॉजिस्टिक ग्रोथ का वो तीनों सही हैं। सो 157 इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4।
नेक्स्ट देखें, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प टू मेकिंग हेज डेंस। बेटा कैसे प्रूनिंग हेज बनाने में मदद करती है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एपिकल डोमिनेंस होती है तो लेटरल ग्रोथ रुक जाती है, इसे हटा देते हैं, इसे डीकैपिटेशन करते हैं, जिससे एक्सिलरी बड्स होती हैं उनको प्रमोशन मिल जाता है। तो ये इट रिलीज बाउंड हार्मोन विथ स्ट्रेस नहीं करता है, रूट स्टॉक में न्यू शूट का डिफरेंशिएशन नहीं करता, लेकिन इट फ्री एक्सिलरी बड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। इसके होने से एपिकल डोमिनेंस की कहानी फ्री हो जाती है। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। एपिकल शूट ग्रो फास्टर आफ्टर प्रूनिंग। प्रूनिंग के बाद एपिकल शूट की ग्रोथ रुक जाती है, ये बात याद रखेंगे, लैटरल ग्रोथ बढ़ जाती है। 158 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। आइडेंटिफाई द बी एंड ए, बी एंड सी। चल सबसे पहले वाले फिगर को देखें तो बेटा फिगर प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहला फिगर रिप्रेजेंट करता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन को, और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन मिलता है डाईएंथस प्राइम रोज में, बेटा जो बी वाला है इसे आप कहते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। ये मिलता है मस्टर्ड आर्जीमोन में, और जो ए वाला है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, जो हमें सोलेनेसी में देखने को मिलता है, मालवेसी में देखने को मिलता है, लिलिएसी में देखने को मिलता है, ऑरेंज में देखने को मिलता है, लेमन में देखने को मिलता है। अब आप 159 के करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्साइल, सेकंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पेराइटल, एंड थर्ड इज फ्री सेंट्रल। और ऐसे केस में अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सीजियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मीजल्सन स्थल एक्सपेरिमेंट। यस, सीजियम क्लोराइड का यूज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के लिए यूज किया मीजल्सन एंड स्थल ने। NH4Cl का यूज भी मीजल्सन स्थल ने किया था, हार से चेज एक्सपेरिमेंट में भी नहीं हुआ था, और ग्रिफ्थ ने किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज नहीं किया। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज हर से चेज ने किया था, तो और टेलर ने किया। 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। गिवन बिलो फ्लोरल फार्मूला रिलेटेड टू विच प्लांट। अब बेटा फ्लोरल फार्मूला को देखें और पहचानें कि ये कौन सी फैमिली को, कौन से प्लांट को बिलोंग करता है। चलें अब बेटा जरा हम लोग चार को पहचाने। तो फ्लावर ये जो भी है ये हो गया टेट्रामेरस। अब बेटा स्टेमेन 2+4 है, ये कंडीशन हो गई टेट्राडाइनेमस। ओवरी बेटा बाई कार्परली है। अब अगर आपके पास ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएं तो आंख बंद करके इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेसिकेसी। ये ब्रेसिकेसी का केस है, और ब्रेसिकेसी को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर को मस्टर्ड कहा जाता है। तो नाउ इट इज केस ऑफ मस्टर्ड। बेटा सोलेनेसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एस्परगस की प्रॉपर्टी नहीं है, और फेबेसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो 161 करेक्ट ऑप्शन सेकंड फर्स्ट। Lungs are the made up of air filled sac. The alveoli do not collapse after even forceful.
बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स होता है ये कोलैप्स नहीं करते, दोनों लेयर फ्यूज नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर एयर का एक वॉल्यूम हमेशा रह जाता है। बेटा इसे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो 1100 से 1200 ml देखने को मिलता है। तो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण ही जो लंग्स हैं इनकी सरफेस फ्यूज होकर कोलैप्स नहीं करती। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। total amount of adenine and thymine in double strand DNA is 45%. The amount of guanine in this DNA, वो कह रहे हैं कि भाई एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है जिसमें बेटा 45% ए प्लस टी है। और हम लोगों को मालूम है अगर ए प्लस टी बेटा 45% हो गया तो बताओ सी प्लस जी कितना होगा। तो सी प्लस जी हो गया 100 माइनस 45। अब बेटा ये निकल कर आ गया 55%। अब हमें मालूम है चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग बेटा जितना सी होगा उतना ही जी होगा। तो ये हो गया 55/2 और ये अपने पास निकल कर आता है 27.5%। तो 25.5% ग्वानीन देखने को मिलेगा। तो सी भी कितना हो जाएगा 27.5% और बेटा जी भी कितना हो जाएगा 27.5%। डबल स्ट्रैंड डीएनए में दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है 55%। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखे assertion the posterior pituitary gland is true endocrine gland। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती क्योंकि इस पार्ट से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। यहां से केवल हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज होते हैं, सिंथेसाइज और सीक्रेट नहीं। इसलिए ये फॉल्स इंडोक्राइन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ट्रू इंडोक्राइन नहीं होती। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, दिस इज ट्रू। कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन। ऑक्सीटोसिन को पिट्रुसिन भी कहेंगे और वैसोप्रोसिन को एडीएच कहा जाता है। तो बेटा यहां से ये केवल रिलीज होते हैं। तो assertion is false but reason is correct, so correct option 164 option third। नेक्स्ट देखे 165 which one of following is required inducer for expression of lac operon। तो हम लोगों ने देखा है कि इस ओपेरॉन मॉडल में जब लैक्टोस को या एलोलैक्टोस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेटा ये करता है इंड्यूसर की तरह काम, इसलिए इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। तो गैलेक्टोस की बात नहीं करी गई, ग्लूकोज की नहीं है, एलोलैक्टोस की बात करी गई है। तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 166 given below two statement human knew from early as 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation hidden। yes बेटा अपने एंसिस्टर जानते थे 8000 से 1000 BC के दौरान कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन का एक रीजन छिपा होता है। और बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 सालों तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पीपर किया। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और दोनों बातें करेक्ट हैं। सो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 167 देखा जाए, और 167 को जब हम लोग देखते हैं तो म्यूटेशन इज ए फिनोमिना विच रिजल्ट अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट द चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यस, म्यूटेशन सडन चेंज होता है जिससे जो डीएनए का सीक्वेंस है बदल जाएगा, जिससे जीनोटाइप भी बदल जाएगा ऑर्गेनिज्म का और फिनोटाइप बदल जाएगा। और ऐसे ही पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल केस सिकल सेल एनीमिया होता है, 6th पोजीशन में बेस बदल जाता है, हम लोग जानते हैं। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट, तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। How many statements are correct between सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया? तो भाई सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहले जाने बेटा दोनों डिसऑर्डर ब्लड रिलेटेड है, दोनों डिसऑर्डर ब्लड रिलेटेड है, ब्लड रिलेटेड है। जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये बीटा चेन का डिस्टरबेंस है, और बेटा जो थैलेसीमिया होती है ये अल्फा और बीटा दोनों चेन का होता है। एक क्वालिटेटिव डिस्टरबेंस है और एक क्वांटिटेटिव डिस्टरबेंस है। इन सारी चीजों को जरा याद रखें और करेक्ट ऑप्शन की ओर चलें। देखो भाई ये दोनों के दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज हैं, इट इज ट्रू। बेटा दोनों में हीमोग्लोबिन इफेक्टेड होती है, एक में क्वालिटी इफेक्टेड होती है और एक में क्वांटिटी इफेक्टेड होती है, बट दोनों में बेटा अल्फा और बीटा चेन इफेक्टेड नहीं होती। थैलेसीमिया में अल्फा और बीटा चेन दोनों इफेक्ट होती है, और सिकल सेल एनीमिया में केवल बीटा चेन इफेक्टेड होती है। तो केवल बीटा चेन, तो बेटा सिकल सेल एनीमिया में केवल बीटा चेन सिकल सेल एनीमिया में, और बोथ चेन इफेक्टेड होती हैं थैलेसीमिया में। इसीलिए अगर अल्फा चेन डिस्टर्ब तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन डिफेक्ट तो इसे बीटा थैलेसीमिया कहा गया। तो अपने पास दो स्टेटमेंट करेक्ट और दो इनकरेक्ट हो गए, तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। नेक्स्ट देखें, स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइसोमी। बेटा ट्राइसोमी के रिगार्डिंग हमें ट्रू स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ट्राइसोमी के रिगार्डिंग हमें ट्रू स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का जुड़ना तय। इट इज ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यस, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। द क्रोमेटिड आर नॉट सेग्रीगेट। यस बेटा क्रोमेटिड सेग्रीगेट नहीं होते सेल डिवीजन के कारण, इसीलिए ट्राइसोमी देखने को मिलती है। हम लोगों ने देखा कि भाई ये एक्स वाई मेल में, और हमने देखा कि भाई ये एक्स वाई सेपरेट नहीं हुए और इधर से एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो हमें ट्राइसोमी देखने को मिली। और डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, और ट्राइसोमी हमें डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम पर देखने को मिलती है, 21st पर देखने को मिलती है। तो भाई ट्राइसोमी के लिए सारी बातें सही हो गई, तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। इन ह्यूमन बीइंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीक्रीशन ऑफ विच स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। जो मेल एसेसरी ग्लैंड होती हैं बेटा उनका सीक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। तो नाउ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय सेमिनल वेसिकल। ए सेमिनल वेसिकल को रिप्रेजेंट करता है बेटा, बी प्रोस्टेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और जो सी है ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और जो डी है ये यूरिथ्रा को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोगों ने बात करी थी जो एसेसरी ग्लैंड है इनका सीक्रीशन ही
सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। इसी सेमिनल प्लाज्मा में वासा डिफरेंशिया के थ्रू स्पर्म भी आ जाते हैं, और जब स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा में मिल जाते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को सीमेन कहा जाता है। अब आपके पास 3 एसेसरी ग्लैंड जो मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं वो हो गई ए बी सी। सो करेक्ट ऑप्शन 170 इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, इफ वासा डिफरेंशिया इज रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन मेल देन स्पर्म आर प्रेजेंट इन। अगर मेल में से वासा डिफरेंशिया को निकाल दिया जाए तो अपने पास बात थी सेमिनिफेरस टिब्यूल की, और सेमिनिफेरस टिब्यूल से बने हुए स्पर्म आते थे रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया के थ्रू जाते थे इपीडिडाइमस में, और इपीडिडाइमस से वासा डिफरेंशिया के थ्रू निकल कर चले जाते थे इजैकुलेटरी डक्ट में। वो कह रहे कि अगर स्पर्म को, अगर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वासा डिफरेंशिया निकाल दी जाए तो भैया स्पर्म रेटी टेस्टिस में भी होंगे, वासा डिफरेंशिया में भी होंगे और इपीडिडाइमस में भी होंगे। तो भाई तीनों जगह स्पर्म की प्रेजेंस मिलेगी। तो 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ये नहीं पूछा है कि मैच्योर मिलेंगे इमैच्योर मिलेंगे, बट स्पर्म की प्रेजेंस मिलेगी। 171 करेक्ट ऑप्शन 4। द एज ऑफ इन्फेंडिबुलम पासेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कार्ड। बेटा जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस रीजन में पाए जाते हैं जो ओवरी से निकलने वाले सेकेंडरी oocyte को रिसीव करते हैं। अब बेटा ऐसे पार्ट को इन्फेंडिबुलम और इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, बेटा इसे हम लोग फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की भी सेल में मिला था, और इस फिम्ब्री के पास ऑस्टिया नाम का पोर पाया जाता है। इसी पोर के थ्रू जो सेकेंडरी oocyte होती है वो फैलोपियन ट्यूब में इंटर करती है। तो इट इज नॉट ए केस ऑफ पिली, इट इज नॉट ए केस ऑफ सर्विक्स, इट इज नॉट ए केस ऑफ एम्पुला। एम्पुला तो है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, मतलब एम्पुलरी रीजन में आपने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा है, फर्टिलाइजेशन वहीं होते देखा। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो पाए जाते हैं इसे हम लोग फिम्ब्री कहते हैं, जो ओवुलेशन के दौरान ओवम या सेकेंडरी oocyte को रिसीव करते हैं। 172 करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बिटवीन प्रोटोनिमा एंड प्रोथैलस। प्रोटोनिमा और प्रोथैलस में क्या समानता है? बेटा प्रोटोनिमा बनता है ब्रायोफाइट में, प्रोथैलस बनता है टेरिडोफाइट में, और बनता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में। प्रोटोनिमा भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, प्रोथैलस भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है वो एन है, वो एन है। बेटा ये भी फ्री लिविंग होता है, ये भी फ्री लिविंग होता है, ये भी फ्री लिविंग होता है, ये भी फ्री लिविंग होता है। अगर दोनों गैमेटोफाइट हैं तो बेटा ये भी थैलोइड है और ये भी थैलोइड है, ये भी ऑटोट्रॉपिक है और ये भी ऑटोट्रॉपिक है। चलो अब जरा ध्यान से देखें भाई, जो बोथ स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, ये बात तो सही, दोनों स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, ये बात तो सही। दोनों गैमेटोफिटिक एन है, ये बात भी सही। दोनों की स्टेज डोमिनेंट है, तो याद रखना ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है और टेरिडोफाइट की स्पोरोफिटिक है। तो ये गैमेटोफिटिक बॉडी टेरिडोफाइट में डोमिनेंट नहीं हो सकती। तो थर्ड केस इज इनकरेक्ट। दोनों की बॉडी थैलोइड है, क्योंकि गैमेटोफिटिक बॉडी है तो थैलोइड, गैमेटोफिटिक बॉडी हमेशा थैलोइड होती है। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज
A, B and D. So correct option is option second. Next देखें 174. Which of the following is not considered as a part of इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? बेटा इनमें से कौन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते, इन्हें आपने GERL कॉम्प्लेक्स कहा था, GERL कॉम्प्लेक्स कहा था। तो भैया इसमें सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप ढूंढे इनमें से कौन मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, तो अपने पास राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, वो इंट्रामेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता। न क्लोरोप्लास्ट, न माइटोकॉन्ड्रिया, न परऑक्सीसोम इसका पार्ट होता है। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होती है। 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा देखें। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर मॉलिक्यूल नॉट केमिकली चेंज द एंजाइम। बेटा ध्यान से देखना है, ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये आपका इनहिबिटर है और ये आपका सबस्ट्रेट है। अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदलेगा, एंजाइम अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल केमिकली चेंज नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो केवल एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है और जो प्रोडक्ट बनने का ड्यूरेशन है उसे बढ़ा देता है। ये कंडीशन तब आती है जब किसी एंजाइम के सामने इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों आ जाए, मतलब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, दुविधा में हो जाए कि किसको पकड़ा जाए किसे छोड़ा जाए। रूल कहता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वही एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होता है। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी तभी वो बाइंड होगा। कोई इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट से हमेशा बाइंड नहीं रहता। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक लेवल आएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनहिबिटर से होगी, अब इनहिबिटर एक्टिव साइट से अलग हो जाएगा। कोई इनहिबिटर एंजाइम के साथ परमानेंट बाइंड नहीं होता। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर मॉलिक्यूल केमिकली चेंज, अभी हम लोगों ने बात करी, एंजाइम के थ्रू केमिकली चेंज नहीं होता। ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइज कंटिन्यूअसली। बस ये बात गलत हो गई। एक बार अगर किसी भी रिएक्शन में Vmax/2 गेन हो जाता है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। So C is incorrect. Instead of substrate inhibitor molecule are attached with active site of enzyme new product. जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर जब एक्टिव साइट से बनता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कोई प्रोडक्ट नहीं बनता और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन थर्ड, केवल ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें 176, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो जो बैक्टीरिया है इसका साइज 1 to 2 है। जो पीपीएलओ होता है, जो पीपीएलओ है प्लूरोनिमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म, वो 0.1 और यूकैरियोटिक सेल 10 to 12 म्यूएम होती है और वायरसेस 0.0222 म्यूएम होते हैं। अब अपने पास 176 करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। एक ही आप मैच कर लेंगे तो भी ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे।
नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 177। चल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ये हेनले लूप है, हेयर पिन लाइक होता है, ये इसकी हो गई डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गई असेंडिंग लिम्ब। हम लोगों ने देखा असेंडिंग लिम्ब H2O के लिए परमिएबल और Na के लिए इम्परमिएबल, और जो असेंडिंग लिम्ब थी ये Na के लिए परमिएबल और H2O के लिए इम्परमिएबल थी। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। यस, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है। तो पहला बात, पहली स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू, और हमें याद रखना होगा बेटा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल टू वाटर, अब यही बात गलत हो गई, ये है असेंडिंग लिम्ब, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या होती है? इम्परमिएबल। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर। अब असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल होता है वाटर का, दिस इज ट्रू। यूरिन इज रिले पर डे 1.5 लीटर, जितना फिल्ट्रेट बनता है बेटा इसका 1% ही यूरिन में कन्वर्ट होता है। 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनता है और जिसका अप्रोक्सीमेटली 1% ही यूरिन में जाता है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था, तो 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। which one of the following is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नंबर ऑफ स्टेमन वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। यस, अलग अलग स्पीसीज में जो फ्लावर है उसका स्टेमन वेरिएबल होता है, इट इज ट्रू। लेंथ ऑफ स्टेमन इन कांस्टेंट इन फ्लावर ऑफ द डिफरेंट। अब अगर आपको साल्विनिया और मस्टर्ड याद है तो बेटा वो वेरिएबल लेंथ शो करते हैं। टेरिडोफाइट एंथर इस बाइलोब, टेरिडोफाइट में एंथर नाम की चीज मिलती ही नहीं है, तो बाइलोब्ड की बात नहीं करेंगे। एंथर एंड फ्यूनिकिल आर ए पार्ट ऑफ स्टेमन, भैया फ्यूनिकिल की बात नहीं होती है, एंथर और फिलामेंट की बात होती है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट। रिकॉम्बिनेस एंजाइम इज यूज्ड इन, बेटा रिकॉम्बिनेस एंजाइम कहां यूज होता है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम कहां यूज होता है? तो रिकॉम्बिनेस एंजाइम मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट की, पेकाइटिन सब स्टेज में होता है, जहां हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जेनेटिक एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो भैया तीनों बातें रिकॉम्बिनेस के लिए ट्रू हैं। 179 करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। फिगर को पहचाने और बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को देखें। चलो भाई, फिगर को पहचाना गया और देखा गया कि भाई ये एरियोलर टिश्यू का एग्जाम्पल है, और एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। अब क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू सब कहलाता है, अगर आप लेबलिंग के तौर पर जाएं तो बेटा इसे आपने मास्ट सेल कहा था, इसे आपने कोलेजन फाइबर कहा था, इन्हें आपने फाइब्रोब्लास्ट कहा था, और इन्हें आपने मैक्रोफेज कहा था। अब बेटा ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, तो ये न्यूरल टिश्यू नहीं है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं, इट इज ए केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट।